और राज। मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। इतना कहते हुए तन्वी अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसे जमीन पर फेंक देती है। गुस्से से तन्वी का चेहरा लाल हो चुका होता है। बचे हुए कपड़ों में उसकी खूबसूरती और निखर के नजर आने लगती है। यामिनी न चाहते हुए भी एक पल के लिए तन्वी को देखती रह जाती है। खुद को ऐसी हालत में देखकर तन्वी शर्म से कांपने लगती है। अपने बदन में बचे बाकी कपड़ों को पकड़ते हुए तन्वी गुस्से से विद्युत की आंखों में देखकर कहती है, क्या आज के लिए इतना काफी है? इससे ज्यादा बेइज्जती मैंने 8 साल पहले महसूस की थी। विद्युत मन ही मन सोचता है। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा एक साथ नजर आने लगता है। असल में तन्वी को ऐसी हालत में देखकर उसे खुशी मिलनी चाहिए थी, पर पता नहीं क्यों तन्वी की आंखों में शर्मिंदगी देखकर विद्युत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उल्टा वो खुद फ्रस्ट्रेट होकर अपनी टाई को ढीला कर देता है। उधर तन्वी विद्युत को खामोश देखकर अपने बचे हुए कपड़ों को उतारने ही वाली होती है कि विद्युत गुस्से से बोल पड़ता है, गेट आउट। तन्वी रुककर विद्युत की तरफ देखने लगती है और अपने हाथ अपने कपड़ों से हटा लेती है। विद्युत की आवाज से घड़ी का सन्नाटा छा जाता है। माहौल को शांत होता देखकर यामिनी चैन की सांस लेती है। इतनी देर से उसे ऐसा लग रहा था जैसे विद्युत और तन्वी किसी फिल्म का सीन कर रहे हों, जहां पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। अपनी इस इंसल्ट से यामिनी चिढ़ते हुए तन्वी से कहती है, बस बहुत हो गया, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। तुमने सुना नहीं मिस्टर विद्युत ने क्या कहा? जस्ट गेट लॉस्ट। विद्युत मुड़कर यामिनी को देखता है। गुस्से भरी आवाज में वो फिर कहता है, आई सेड गेट आउट। ये सुनकर यामिनी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि मिस्टर विद्युत उसे बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। यामिनी कुछ बोलने ही वाली होती है कि विद्युत एक बार फिर उसे गुस्से से देखता है। यामिनी घबराकर तन्वी को देखते हुए गाड़ी से बाहर चली जाती है। यामिनी के जाते ही सब कुछ फिर से एकदम शांत हो जाता है। तन्वी अभी भी उसी हालत में विद्युत के सामने खड़ी थी। उसके बदन पर उसके काले घने बाल लहरा रहे थे और उसकी काली आंखों में शर्म और जिद एक साथ नजर आ रही थी। अचानक खिड़की से आती ठंडी हवा से तन्वी कांप उठती है। तन्वी को ऐसे हालत में देखकर विद्युत को अच्छा नहीं लगता। उसे महसूस होता है कि तन्वी के लिए उसका रवैया कुछ नर्म पड़ गया है। अपने जज्बातों को दबाते हुए वो अपनी नजरें तन्वी से हटा लेता है। विद्युत को अपने सामने खड़ा देखकर तन्वी को ऐसा लगता है जैसे वहीं उसकी बड़ी सी परछाई में कैद हो चुकी है। अचानक तन्वी विद्युत से पूछती है, मिस्टर विद्युत, क्या आप मुझसे नाखुश हैं? पिछली रात से तन्वी को ऐसा ही लग रहा था कि विद्युत को उससे कोई लगाव नहीं है। तन्वी इस बात को नजरअंदाज करना चाहती थी, पर आज जब विद्युत ने उसे सबके सामने इतना बेइज्जत किया तो ना चाहते हुए भी उसे विद्युत से ये सवाल पूछना पड़ा। नाखुश? विद्युत झूठी मुस्कान के लिए तन्वी की तरफ देखकर कहता है, उन दोनों के रिश्ते को सिर्फ खुशी के तराजू में नहीं रखा जा सकता था। वेनिटी से बाहर जाने के लिए विद्युत दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजे के आखिर में पहुंचकर वो अचानक सारी खिड़कियों को पर्दों से ढकने लगता है। उसके ऐसा करते ही पूरे वेनिटी में अंधेरा हो जाता है। उस अंधेरे में तन्वी विद्युत को धीरे धीरे अपने करीब आते देखती है। अचानक तन्वी को अपनी पीठ पर कुछ महसूस होता है। विद्युत अब उसके बहुत करीब आ चुका होता है। घबराते हुए वो विद्युत से कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? इसके बगैर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं तुमसे नाखुश हूँ कि नहीं? विद्युत तन्वी की बात का जवाब देता है। तन्वी ठंड से कांप रही थी और जमीन पर गिरी अपनी शर्ट को वो उठाने ही वाली होती है कि इतने में विद्युत अपने हाथों से उसकी कमर को पकड़ लेता है। तन्वी को सोफे पर ढकेलते हुए वो धीरे धीरे उसके पास आता चला जाता है। मिस्टर विद्युत, प्लीज नो। हिचकिचाते हुए तन्वी विद्युत से कहती है। विद्युत तन्वी के और करीब आता चला जाता है।
तन्वी अपनी मुट्ठी को जोर से कस लेती है। आज पहली बार उसे ऐसा लगता है जैसे वक्त कहीं रुक सा गया है। सब खत्म होने के बाद विद्युत तन्वी के पास से हट जाता है। तन्वी अभी भी सोफे पर लेटी हुई है। तन्वी की तरफ देखते हुए विद्युत उससे कहता है, अब मैं कह सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, पर मेरी खुशी की वजह बस तुम्हारा जिस्म है। विद्युत की बातों में जहर खुला हुआ लगता है। ये सुनकर तन्वी खुद को बहुत गिरा हुआ महसूस करती है। तुम्हें ये सब झेलना ही पड़ेगा तन्वी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मिस्टर विद्युत की हर बात का जवाब देने की, तन्वी खुद को समझाती है। विद्युत पूरे कपड़ों में तन्वी के सामने खड़ा है। वहीं तन्वी का बदन आधे अधूरे कपड़ों में ठंड से कांप रहा है। अपनी हालत पर तन्वी को खुद पे दया आने लगती है। विद्युत ने आज भी उससे प्यार करते वक्त अपने कपड़ों को हटाना जरूरी नहीं समझा। आखिर किस बात का घमंड है उसे, बस क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। तन्वी ये सब सोचते हुए सोफे से उठकर बैठ जाती है। विद्युत को बाथरूम की तरफ जाता देखकर तन्वी बोल पड़ती है, पर मैं आप या आपके जिस्म से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। इतना सुनते ही विद्युत जाते जाते रुक जाता है। तन्वी विद्युत की तरफ देखते हुए कहती है, आपकी तो पहले से ही इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। आपको किसी ने बताया नहीं कि एक लड़की से प्यार कैसे किया जाता है? तन्वी की बात सुनकर विद्युत गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहता है, जो लड़की पैसों के लिए खुद को बेच दे वो प्यार करने के लायक नहीं होती। ये सुनकर तन्वी का चेहरा बिल्कुल मुरझा जाता है। तो मिस्टर विद्युत ये सोचते हैं उसके बारे में। इसी वजह से वो उससे इतनी नफरत करते हैं। अगर उसके भाई की जिंदगी का सवाल ना होता तो वो कभी भी इस डील के लिए राजी ना होती। तन्वी के मन में ये सब बातें घूमने लगती हैं। तन्वी की इंसल्ट करते हुए विद्युत बाथरूम की तरफ चला जाता है। वापस आकर बगैर तन्वी की तरफ देखे वो वैनिटी से जाने लगता है। दरवाजे की तरफ पहुंचते ही वो रुककर तन्वी को नफरत भरी आंखों से देखता है और उससे कहता है, तुम्हारे जैसी लड़कियों को तो जहन्नुम में जाना चाहिए। विद्युत की बात सुनकर तन्वी पैनिक कर जाती है। उस जैसी लड़कियां, क्या कमी है उसमें? आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है जो उसे जीने तक का कोई हक नहीं? तन्वी गुस्से में सोचती है, बस क्योंकि मिस्टर विद्युत बहुत अमीर है, वो समझते हैं कि वो किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह से नीचे गिरा सकते हैं। तन्वी गुस्से और शर्मिंदगी से भर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो पागल हो जाएगी। खुद को संभालते हुए वो जल्द से जल्द उस जगह से बाहर निकलने के बारे में सोचती है। तन्वी फौरन अपने कपड़े पहनती है और अपना सामान लेकर वैनिटी से बाहर निकलने लगती है। वैनिटी के बाहर विद्युत का मैनेजर अमृत तन्वी का इंतजार कर रहा था। तन्वी के बाहर आते ही अमृत उससे कहता है, चलिए मैं आपको फिल्म सेट के बाहर तक छोड़ देता हूँ। तन्वी को कुछ समझ नहीं आता। बिना कुछ कहे वो अमृत के पीछे पीछे चल देती है। इसका मतलब अमृत पूरे वक्त वैनिटी के बाहर ही खड़ा था। अगर ऐसा है तो उसने अंदर की सारी बातों को सुन लिया होगा। तन्वी इन्हीं ख्यालों में खोई रहती है कि तभी अमृत उसकी तरफ मुड़कर उससे पूछता है, मिस तन्वी, क्या आप जानती हैं कि मिस्टर विद्युत ने आपसे शादी क्यों की? अमृत के सवाल से तन्वी का ध्यान टूटता है और वो पलटकर उससे पूछती है, क्यों? क्या आपको भी नहीं पता? अमृत तन्वी से पूछता है। तन्वी ना में सिर हिलाते हुए जवाब देती है, मुझे वाकई नहीं पता। क्या आप मुझे इसकी वजह बता सकते हैं? जब तन्वी को पैसों की सख्त जरूरत थी तब विद्युत के मैनेजर अमृत ने ही उसका पता लगाया था। विद्युत से शादी की डील भी अमृत ने ही करवाई थी। इम्पॉसिबल, अमृत शॉक्ड होकर तन्वी से कहता है। तन्वी भी अचंभे से अमृत की बात सुन रही होती है। दरअसल मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे तो खुद मिस्टर विद्युत ने आपको ढूंढने के लिए कहा था। आपसे शादी के एग्रीमेंट का आइडिया भी उन्हीं का था। मुझे लगा शायद आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं।
अमृत की बातें सुनकर तन्वी शॉक्ड हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो विद्युत को पहले से जानती होती तो मीडिया की दुनिया में वो बहुत बड़ा नाम बन चुकी होती। सब जानते हैं कि सुपरस्टार विद्युत की जिंदगी से जुड़ी कोई भी खबर मिनटों में बिक जाती है। तन्वी सोचने लगती है, क्या मैं आपको घर भेजने के लिए कार का अरेंजमेंट करूं? फिल्म सेट के बाहर आते ही अमृत तन्वी से पूछता है। तन्वी उसे फौरन मना करते हुए कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, थैंक यू। ये कहते हुए तन्वी अकेले ही बाहर की तरफ जाने लगती है। उस वक्त सारे रिपोर्टर्स भी शूटिंग सेट से चले गए होते हैं। जाहिर है कि सबको सुपरस्टार विद्युत और यामिनी सहाय के साथ होने की खबर को पब्लिश करने की जल्दी होगी। रोड क्रॉस करके तन्वी टैक्सी को रुकवाने ही वाली होती है कि इतने में एक रेड कलर की ऑडी कार उसके सामने आ जाती है। कार का दरवाजा अचानक से खुलता है और यामिनी गुस्से में कार से उतरती है। तन्वी को समझ नहीं आता कि यामिनी इस वक्त वहां क्या कर रही है। इससे पहले कि तन्वी कुछ कहती, यामिनी उसके पास आकर उसे जोर का एक थप्पड़ मार देती है। मैं तुमसे साफ साफ कह रही हूँ, विद्युत सिर्फ मेरा है। तुम ये मत समझना कि तुम उन्हें अपनी खूबसूरती के दम पर मुझसे छीन लोगी, यामिनी तन्वी से कहती है। वो थप्पड़ तन्वी को इतनी अचानक से लगा था कि उसे कुछ रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिला। थप्पड़ से उसके गाल लाल हो जाते हैं और उसका चेहरा सुन्न पड़ चुका होता है। तन्वी अपने हाथों से अपने गालों को छू कर देखती है और महसूस करती है कि उसके चेहरे के सारे दांत भी बिल्कुल ठीक हैं। तन्वी को थोड़ी तसल्ली होती है और वो खुद को संभालते हुए वापस सीधी खड़ी हो जाती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूं तो स्टार्स और रिपोर्टर्स के बीच कई नोक-झोंक होती रहती थी, पर ऐसा कभी नहीं हुआ किसी स्टार ने किसी रिपोर्टर को थप्पड़ मारा हो। तन्वी यामिनी की तरफ मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे ख्याल से पिछली रात ही मिस्टर विद्युत ने शादी कर ली है। क्या उन्होंने आपसे शादी की है? क्या आप ही मिसेस विद्युत नोमानी हैं? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी शादी मुझसे हुई या किसी और से, पर किसी भी कीमत पर वो जगह तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। यामिनी तन्वी के सवालों का जवाब देती है। यामिनी की बात सुनकर तन्वी मुस्कुराते हुए कहती है, ट्रस्ट मी, मैं सपने में भी कभी मिसेस नोमानी बनना नहीं चाहूंगी। उस वक्त उन दोनों के आसपास कोई नहीं होता। यामिनी तन्वी पर चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम्हारी शादी भी मिस्टर विद्युत से हुई होती तब भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उनकी मिस्ट्रेस बनने में भी अपनी खुशकिस्मती समझूंगी। मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रही हूँ, मिस्टर विद्युत से दूर रहो। तन्वी चौंक कर यामिनी से पूछती है, क्या कहा आपने मिस्ट्रेस? पर जहां तक मुझे याद है आपने जस्ट अभी मिस्टर विद्युत को प्रपोज किया था और उन्होंने आपको रिजेक्ट भी कर दिया। इन सब के बावजूद भी आप उनकी मिस्ट्रेस बनना चाहती हैं। क्या मिस्टर विद्युत कभी इस बात के लिए राजी होंगे? तन्वी की तानों भरी बातें सुनकर यामिनी काफी नाराज हो जाती है। गुस्से में वो तन्वी से कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? असल बात तो ये है कि मिस्टर विद्युत के साथ मीडिया की खबरों में मेरा ही नाम आने वाला है। उनकी शादी को लेकर जितनी भी अटकलें लगाई जा रही हैं उसमें भी एक नाम तो मेरा जरूर ही होगा। उस वक्त यामिनी को अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या कह रही है। वो तन्वी को फिर से धमकाते हुए कहती है, मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रही हूँ, अपना मुंह बंद रखना, वरना ये थप्पड़ तो सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी अगली मुलाकात सिर्फ एक थप्पड़ पर खत्म नहीं होगी। इतना कहते हुए यामिनी अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। यामिनी को जाते देखकर तन्वी अपने बैग से धूल को हटाकर अपने फोन को बाहर निकालती है। उसके फोन पे वॉइस रिकॉर्डिंग चलती रहती है। तन्वी उसके बटन को ऑफ कर वापस अपने बैग में रख लेती है। मैं घर जा रहा हूँ। तन्वी अपने फोन की रिकॉर्डिंग को एक बार फिर से चेक करती है। यामिनी की आवाज पूरी तरह से
उसके फोन पर रिकॉर्ड हो गई है। अपने फोन को रखकर तन्वी अपने बैग से एक शीशा निकालती है। थप्पड़ से तन्वी का चेहरा बुरी तरह सूज गया था। तन्वी जैसे ही चेहरे पे पड़े थप्पड़ के निशान को अपने हाथ से छूती है, दर्द से उसकी सिसकियां निकल जाती हैं। तन्वी खुद को ऐसी हालत में देखकर उदास हो जाती है। शुरू से ही तन्वी को सब कुछ बर्दाश्त था सिवाय ज्यादती के। विद्युत का तन्वी के साथ खराब बर्ताव करना वो बर्दाश्त कर सकती थी, पर यामिनी का मैटर बिल्कुल अलग था। वो कुछ भी भूलने वालों में से नहीं थी। हो ना हो वो बहुत जल्द यामिनी से इस थप्पड़ का बदला जरूर लेगी। यू जस्ट वेट एंड सी मिस यामिनी, तन्वी मन ही मन सोचती है और न्यूज़ एजेंसी जाने की बजाय टैक्सी लेकर विद्युत के घर पहुंच जाती है। तन्वी अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक कर रखती है। घर के अंदर केयरटेकर से मिलकर वो सीधे अपने बेडरूम में चली जाती है। सोफे पर लेटकर वो एक गीले कपड़े को अपने चेहरे पे रख लेती है। उसके मन में अभी भी विद्युत के मैनेजर अमृत के पूछे गए सवाल घूमते रहे हैं। अपने दिमाग पर जोर डालते हुए तन्वी सोचने लगती है कि क्या वाकई उसने विद्युत को इससे पहले कभी देखा था। तन्वी से पहली बार मिलते ही विद्युत उससे नफरत करने लगा था, पर अगर ऐसा था तो उसने अपने बच्चे के लिए तन्वी को ही क्यों चुना। इसकी वजह सिर्फ तन्वी की खूबसूरती तो नहीं हो सकती। ये सब सोचते हुए तन्वी अपनी ख्यालों की दुनिया में फिर से खो जाती है। खैर जो भी हो, एक बार बच्चा होने के बाद वो मिस्टर विद्युत को डिवोर्स दे देगी। उसके बाद वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तन्वी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई होती है कि अचानक दरवाजे पर कोई आता है। तन्वी सोफे से तुरंत उठकर बैठ जाती है और दरवाजे की तरफ देखते हुए कहती है, कौन है? मैडम मैं हूँ, केयरटेकर, तन्वी से कहती है। सर ने मुझे आपको दूध देने के लिए कहा है। अपने चेहरे पर पड़े थप्पड़ के निशान को याद करके तन्वी हंसते हुए केयरटेकर से कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। ऐसा बोलते हुए उसके पेट में भूख की वजह से गड़गड़ाहट होने लगती है। उसने सुबह भी सिर्फ एक गिलास दूध ही पिया था। दोपहर के वक्त भी उसे लंच करने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे में क्या उसे वाकई भूख नहीं लगी है? कुछ देर सोचते हुए तन्वी अपने चेहरे को ढककर दूसरी तरफ घुमाकर बैठ जाती है और केयरटेकर को अंदर आने के लिए कहती है। दरवाज़ा खोलकर केयरटेकर अंदर आ जाती है और दूध का गिलास तन्वी को दे देती है। तन्वी तुरंत दूध को पीने लगती है। अचानक उसे दूध का टेस्ट कुछ अजीब सा लगता है। सुबह के वक्त भी ऐसा हुआ था। हालांकि विद्युत के कहने पर केयरटेकर ने उसे दूध का गिलास दिया था। इस वजह से तन्वी बिना सोचे समझे एक ही घूंट में उस दूध को पी लेती है। केयरटेकर ग्लास लेकर कमरे के बाहर जाने लगती है। बाहर निकलकर वो कमरे का दरवाजा बंद ही कर रही होती है कि उसकी नज़र सोफे पर लेटी हुई तन्वी की ओर पड़ती है। केयरटेकर उसके चेहरे को गौर से देखती है। क्या मैडम के चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे? केयरटेकर मन ही मन ये बात सोचती हुई सीढ़ियों से नीचे चली जाती है। नीचे आकर वो फ़ोन में एक नंबर डायल करती है। फ़ोन रिसीव होते ही दूसरी तरफ से विद्युत की आवाज़ सुनाई देती है। क्या उसने दूध पी लिया? यस सर, केयरटेकर जवाब देती है। विद्युत फ़ोन रखने ही वाला होता है कि केयरटेकर अचानक से कहती है, सर क्या आप आज रात को घर आएंगे? मैडम की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। केयरटेकर की बात सुनकर विद्युत फ़ोन रख देता है। तन्वी की तबीयत के बारे में सोचता हुआ वो बाहर जाने लगता है कि इतने में अमृत पीछे से उससे पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ। विद्युत अमृत की बात का जवाब देता हुआ वहाँ से निकल जाता है। उस अंधेरे से कमरे में सोफे पर लेटकर तन्वी अपनी करवटें बदल रही है। आखिरकार वो सोफे से उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है। अपने पैरों से बगैर कोई आवाज़ किए तन्वी धीरे धीरे नीचे जाती है। लिविंग रूम को खाली देखकर उसे तसल्ली होती है
तन्वी फौरन किचन की तरफ भागती है और फ्रिज खोलकर उसमें से ब्रेड निकालकर खाने लगती है। इतने में उसे घर के बाहर किसी कार के आने की आवाज सुनाई देती है। घबराहट से वो बिल्कुल चौंक पड़ती है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आने लगती है। क्या मिस्टर विद्युत वापस आ गए? तन्वी के मन में सेट पर हुई बात फिर से आ जाती है। नर्वस होकर वो फ्रिज को तेजी से बंद करते हुए अपने बेडरूम की तरफ जा ही रही होती है कि उसे लिविंग रूम में कोई आता हुआ नजर आता है। ये सोचकर तन्वी किचन में ही रुक जाती है और बाहर की तरफ देखने लगती है। सामने के दरवाजे से विद्युत अंदर आता है। उसके आते ही केयर टेकर उसके पास जाती है और उसे कहती है, सर आप वापस आ गए? विद्युत अपना कोट केयर टेकर को देकर उससे पूछता है, क्या हुआ उसे? दरअसल मैडम को केयर टेकर विद्युत की बात का जवाब दे ही रही होती है कि विद्युत गुस्से में बोल पड़ता है, उसे मैडम कहकर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बातों से पूरा लिविंग रूम बिल्कुल शांत हो जाता है। विद्युत की बात सुनकर तन्वी इतना चिढ़ जाती है कि वो किचन से बाहर निकलकर केयर टेकर से कहती है, आप मुझे तन्वी बुला सकती हैं। केयर टेकर विद्युत की तरफ मुड़कर उससे कहती है, दरअसल तन्वी ने आज खाना नहीं खाया। वहीं तन्वी के हाथ में ब्रेड देखकर विद्युत गुस्से से केयर टेकर की तरफ देखता है। केयर टेकर तन्वी के चेहरे पे लगे ब्रेड को देखकर अपनी बात पूरी किए बिना ही चुप हो जाती है। विद्युत को लगा था कि आज की बेइज्जती के बाद तन्वी बहुत परेशान और उदास होगी, पर तन्वी हाथों में ब्रेड लिए किचन से आता देखकर विद्युत को काफी गुस्सा आता है। तन्वी को देखकर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था कि आज की बातों से उसे कुछ खास फर्क पड़ा हो। विद्युत तन्वी से कुछ कहते कहते रुक जाता है। वो एक नज़र तन्वी को गौर से देखता है। उसके पास आकर वो अपने हाथ उसके गाल पर ले जाता है। इससे पहले कि तन्वी कुछ भी कह पाती, विद्युत उससे पूछ लेता है, तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे? ये निशान उसी ने दिए हैं जिसके साथ आपका अफेयर चल रहा है। तन्वी के मन में आता है कि विद्युत को ये जवाब दे दे, पर वो जानती थी कि विद्युत को ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है। शायद विद्युत यामिनी के गुस्से का बदला भी तन्वी से ही ले। तन्वी अपने चेहरे को विद्युत के हाथों से हटा लेती है। विद्युत तेज आवाज में उससे फिर पूछता है, तो तुम ये कभी नहीं बताने वाली कि यामिनी ने तुम्हें थप्पड़ मारा? विद्युत की बात सुनकर तन्वी को ऐसा लगता है जैसे वो उसकी हालत का मजाक उड़ा रहा हो। कुछ देर सोचने के बाद तन्वी विद्युत से कहती है, इतनी छोटी सी बात के लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत नहीं है? तुम मुझ पर एहसान जताना चाहती हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि मैं तुम्हारे थप्पड़ का बदला यामिनी से लूंगा? विद्युत तन्वी को चिढ़ाते हुए कहता है। तन्वी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। विद्युत अपनी केयर टेकर की तरफ घूमकर उनसे कहता है कि सिस्टर माया, आपकी उम्र अब काफी हो गई है, आंखें भी कमजोर हो रही हैं। आगे से ध्यान रखिएगा कि कोई आपको बेवकूफ ना बना ले। बेवकूफ? क्या मिस्टर विद्युत मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने उनकी केयर टेकर को बेवकूफ बनाया? ये सोचकर तन्वी गुस्से में विद्युत से कहती है, मिस्टर विद्युत, मुझे आपकी कोई मदद नहीं। इतने में तन्वी बात काटते हुए विद्युत जवाब देता है, मिस तन्वी वर्मा, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि तुम्हारी ये चीप ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेगी। इतना कहकर विद्युत सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ जाता है और दरवाजे को जोर से बंद कर लेता है। तो मिस्टर विद्युत किसी को अपने सामने बात तक नहीं करने देते, यहाँ तक कि किसी की बात सुनते तक नहीं। तन्वी मन ही मन सोचते वापस से अपने ब्रेड को खाने लगती है। उसे अचानक एहसास होता है कि शायद ये उसका अपने पति से पहला झगड़ा था। इसका मतलब उसे आज रात कमरे से बाहर सोना पड़ेगा। तन्वी पूरी रात लिविंग रूम में सोकर बिताती है। अगली सुबह उठकर वो अपना चेहरा शीशे में देखती है। उसके चेहरे की सूजन कुछ कम हो गई होती है, पर थप्पड़ के निशान अभी भी उसके चेहरे से हटे नहीं है। खुद को शीशे में देखकर उसे यामिनी का थप्पड़ फिर एक बार याद आ जाता है। तैयार होकर तन्वी घर से निकलने ही वाली होती है कि केयर टेकर उसे जोर से आवाज लगाती है,
इतना कहते हुए केयरटेकर विद्युत की बात याद कर कर चुप हो जाती है और दोबारा से कहती है, तन्वी जाने से पहले नाश्ता कर लो। तन्वी को वाकई बहुत भूख लगी होती है। अपने फोन को सोफे के बगल रखकर वो नाश्ता करने चली जाती है। इतनी देर में विद्युत घर के बाहर से एक्सरसाइज करके अंदर आता है। टॉवल से अपने पसीने को पोंछते हुए वो तन्वी की तरफ बिना देखे सीधे अपने कमरे की तरफ चला जाता है। तन्वी की नज़र विद्युत पर पड़ती है और न चाहते हुए भी वो उसे देखती रह जाती है। विद्युत के जाते ही तन्वी नाश्ता करके अपना बैग लेकर घर से बाहर जा ही रही होती है कि उसे कुछ याद आता है। पीछे घूमकर वो लिविंग रूम के टेबल पर रखा अपना फ़ोन लेकर जल्दबाजी में अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। तन्वी के जाते ही एक सर्वेंट लिविंग रूम की सफाई करने के लिए वहां आती है। सोफे पर पड़े सेल फोन को देखकर वो उसे बगल के टेबल पर रख देती है। थोड़ी देर बाद विद्युत रेडी होकर अपने कमरे से नीचे आता है। टेबल पर रखे सेल फोन को अपनी पॉकेट में रखता हुआ वो घर से बाहर चला जाता है। घर के बाहर उसके मैनेजर और असिस्टेंट उसका इंतजार कर रहे होते हैं। गाड़ी के अंदर बैठते ही विद्युत का असिस्टेंट उससे कहता है, विद्युत सर, मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर से ऑलरेडी बात कर ली है। आगे से आपके घर के बाहर कोई भी रिपोर्टर नजर नहीं आएगा। विद्युत उसकी बात को सुनता हुआ अपनी स्क्रिप्ट को कार के अंदर ही पढ़ने लगता है। भले ही आज की फिल्म में वो सिर्फ एक कैमियो रोल निभा रहा हो, पर हमेशा की तरह इस फिल्म के लिए भी वो अपने रोल को लेकर काफ़ी सीरियस है। इस फिल्म में विद्युत एक सीईओ का किरदार निभा रहा था जो एक बड़े एंटरप्राइज का मालिक है। वहीं इस फिल्म का असल हीरो विद्युत की कंपनी के लिए काम करता है। वहीं फिल्म की हीरोइन यामिनी हीरो की मदद करने के लिए अपनी जान पर खेलते हुए एक बिजी ट्रैफिक को रुकवा देती है। आज फिल्म के इसी सीन की शूटिंग है। फिल्म के सेट पर डायरेक्टर विद्युत को सीन समझाते हुए इससे कहता है, जब आप गाड़ी चला रहे होंगे तो आपकी कार इस स्पॉट पर आकर रुकेगी। आपको बहुत तेज कार चलाने की जरूरत नहीं है। जूम शॉट के लिए हम लोग स्टैंड डबल को यूज कर लेंगे। इतना कहते हुए डायरेक्टर शॉट लेने के लिए रेडी हो जाता है। सीन 56 टेक 4 एक्शन। डायरेक्टर की कॉल आते ही विद्युत ब्लैक कलर की लैम्बोर्गिनी में बैठकर अपने शॉट के लिए रेडी है। गाड़ी से कुछ ही दूर पर उसे यामिनी नजर आती है। यामिनी को देखते ही अचानक विद्युत को तन्वी का चेहरा याद आ जाता है। शॉट के बीचों बीच विद्युत गुस्से से अपनी गाड़ी के एक्सीलरेटर को तेज करता हुआ यामिनी की तरफ बढ़ने लगता है। तेज स्पीड में गाड़ी यामिनी की तरफ आने लगती है। विद्युत को गाड़ी में ब्रेक ना लगाते देखकर पूरे सेट में हफरा तफरी का माहौल हो जाता है। ब्रेक, स्टॉप द कार, जल्दी। फिल्म की क्रू में से कोई चिल्लाता है, सामने से हट जाओ। दूसरे क्रू मेंबर की आवाज आती है। इतने में गाड़ी के ब्रेक की आवाज से पूरा सेट एकदम से शांत हो जाता है। लैम्बोर्गिनी रुक चुकी होती है। वो गाड़ी यामिनी से कुछ इंच की दूरी पर आकर रुकती है। ये देखकर यामिनी के पैर डर से कांपने लगते हैं और वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ती है। इतने में विद्युत गाड़ी से बाहर निकलकर आता है। फिल्म सेट के सारे लोग उसी को देख रहे होते हैं। विद्युत कैजुअल आवाज में उन सब से कहता है, सॉरी एवरीवन, मैं ब्रेक्स और एक्सेलरेटर के बीच कंफ्यूज हो गया था। सेट में मौजूद सभी लोग विद्युत से कुछ नहीं कहते। फिल्म का डायरेक्टर भी विद्युत की तरफ देख रहा होता है। उसके अंदर भी विद्युत से कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। आखिरकार वो फेक स्माइल लिए क्रू मेंबर से कहता है, जल्दी से मिस यामिनी को संभालो।